हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि जब आपके पास अगर एक कॉइल है ना, अगर उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें और जब उसमें करंट अप्लाई होता है तो वो क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। हमने इलेक्ट्रॉन का देखा था कि जब मूविंग चार्जेस को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि वो क्या करता है, सर्कुलर कॉइल में रिवॉल्व करता है ना, सर्कुलर पाथ होता है, वो सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन। ये एक टॉपिक पढ़ा है हमने। ये सारी जो चीजें हैं ये किस पर काम करती है, तो ये सारी चीजें जो काम करती है वो काम करेगी फ्लेमिंग। बिकॉज यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, फ्लेमिंग्स के दो रूल्स होते हैं, लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। बट यहाँ पे जो रूल यूज होने वाला है वो होने वाला है राइट हैंड रूल। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो यूज होने वाला है वो राइट हैंड रूल है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बताया है बिटवीन लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं वहां पे जो रूल यूज होता है वो होता है लेफ्ट हैंड रूल, लेकिन जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वहां पे यूज होता है राइट हैंड रूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक कॉइल लिया है, इस कॉइल में करंट फ्लो होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास ये तीन चीजें होती है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इसमें से दो चीज अगर आपके पास है तीसरी अपने आप बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो क्या बनेगा, फोर्स। आपके पास फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या बनेगा, करंट। बट अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, अगर हमने यहाँ पे करंट दे दिया तो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे होगा करंट, तो ये रोटेट होने लग जाएगा, मतलब फोर्स जनरेट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड दे दें बट हम इसे अपने हाथ से घुमाएं या किसी और चीज से इसको घुमाएं, तो उस कंडीशन पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पे फोर्स होगा। अब बताइए मुझे, यहाँ पर ये फोर्स आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, दो चीज हमने ले ली, तो क्या बचा, करंट, है ना। दो चीज हमारे पास, हमने फोर्स ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड ले ली, दो चीज हमारे पास आ गई, तीसरा बचा हमारे पास करंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जनरेटर में सीधी सी बात है कि जब एक जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर आप इसको फोर्स दे दोगे तो क्या करें, तीन चीजें होती है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, आपने एक फोर्स दे दिया, फोर्स दे दिया इसलिए इसको घुमा दिया, जब घुमाया तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी था, आपने फोर्स दे दिया, तो दोनों को मिलने के बाद तीसरी चीज क्या बचती है, करंट, वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम बात करें, हमने प्रीवियस सेक्शन में या प्रीवियस जब क्लासेस हमारी चली थी तो हमने बात की थी कि बेटा जब एक इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जांपल ले लो, एक इलेक्ट्रिक मोटर को आप एक सेल से कनेक्ट करते हो तो घूमता है। गणेश जी की आप मूर्ति जब लगाते हो घर में तो पीछे चक्रा घुमाते हो, किससे घुमाते हो, मोटर से। उस मोटर में क्या करते हो आप, बैटरी लगा देते हो, ठीक है, बैटरी लगाते हो तो एक डायरेक्शन में घूमता है, आपको याद है। लेकिन अगर उसको साइकिल के पहिए के पास ले जाओ, साइकिल के पहिए को घुमाओ और जो जो मोटर सेल लगाने पे जिस डायरेक्शन में घूम रही थी, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाओ, उस वायर के साथ एक बल्ब कनेक्ट कर दो, तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसकी अपोजिट डायरेक्शन को घुमाया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेगा बल्कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। उस कंडीशन पे वो इलेक्ट्रिक मोटर नहीं होगी, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा। आ रही है बात समझ में, है ना। ओके, तो यही चीज है, हम एक इलेक्ट्रिक मोटर को एक इलेक्ट्रिक जनरेटर बना सकते हैं। कैसे, कि अगर एक हमारी मोटर की खासियत ये होती है कि जब वो करंट लेती है ना तो वो लेफ्ट हैंड रूल यूज करती है। मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपने करंट दे दिया, फोर्स, वो घूमने लग जाएगी। लेकिन वो जिस डायरेक्शन में घूम जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं तब वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि जब आप उसको जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप घुमाते हो तो उसके अंदर वो करंट को यूज करने की बजाय वो करंट को प्रोड्यूस करने लगता है और वो इलेक्ट्रिक मोटर से बन जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। और जब वो जनरेटर बनता है तो फिर सीधी सी बात है, वहां पे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज होगा। और यही कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, इसे एक एसी जनरेटर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एसी जनरेटर ये होगा कैसे, है ना। तो चलिए, हमने सबसे पहली बात की ये जो जनरेटर ये किस पे काम करता है, तो हमने हमारा पहला बात था वो ये थी कि ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो जनरेटर है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकर्ड by the change of flux. So first of all we know about the flux. ठीक है, तो we should know about the magnetic flux for this coil. अगर हमको इस coil के लिए क्या करना है,
एक मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। नॉर्मली मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, फाई बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ए मतलब एरिया। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और कैसे है ये वेक्टर क्वांटिटी उसके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। So phi b is equal to b vector dot a vector. It means the flux, magnetic flux is equal to the product of area in magnetic intensity into area. I think यहाँ तक तो क्लियर है। For a single coil, for a single coil, अगर आप एक सिंगल वायर अपने एक तार लिया तो उस तार का एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना दिया, उसके लिए परफेक्ट है। बट सपोज इन केस देयर इज अ मल्टीपल कॉइल्स आर देयर, अगर मल्टीपल कॉइल्स हुए, एक सिंगल वायर ना होकर के बहुत सारे वायर्स का बना हुआ होगा, तो इन दैट केस कितना फ्लक्स होगा इसका बताओ तो मुझे कोई, कितना होगा फिर। ये तो फिर सिंगल कॉइल के लिए था, अगर मल्टीपल कॉइल्स के लिए हो, सपोज एन कॉइल के लिए हो, तो कितना हो जाएगा, फाई बी इजिकल टू कितना हो जाएगा, एन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो जाएगा ना। आई थिंक यू आर राइट। अब मुझे बताओ, ये तो वेक्टर फॉर्म में, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में करना है तो आप लोगों को पहले ही हमने बताया है, क्या बताया है कि वेक्टर हटा के हम क्या लगाते हैं, या तो साइन थीटा कॉस थीटा लगाते हैं, और अभी जितने भी फ्लक्स केसेस हुए हमने क्या लगाया है, कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर इसको स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो इन दैट केस द फ्लक्स विल बी एन बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, एन बी ए कॉस थीटा। ये फार्मूला कैसे बनना समझ में आ गया। ओके, फिर मिटा देता हूं इसे। तो जो फ्लक्स का फार्मूला होगा वो हो जाएगा फाई बी इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। बट ये तो हमने बात की किसके बारे में, ये हमने बात की यहां पर फ्लक्स के बारे में। लेकिन अगर आप देखा जाए बेटा, तो यहां पर आप इस कॉइल को क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, है ना, घुमा रहे हो। तो कितने एंगल से घूम रहा है, हम बोल रहे हैं थीटा। ये एग्जैक्टली कितना हो सकता है, क्योंकि जब भी अगर हम देखें ये अगर कॉइल घूम रही है तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन लग जाता है। रोटेशनल मोशन की जब बात करें, हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर हम सर्कुलर देखो मोशन अगर देखें तो तीन टाइप के मोशन हम ऑब्जर्व करते हैं, एक लीनियर मोशन, एक सर्कुलर मोशन, एंड द थर्ड इज रोटेशनल मोशन। ओके, लीनियर मोशन तो चलो ठीक है, उसमें तो कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन जो सर्कुलर और जो रोटेशनल मोशन होता है उसमें रोल होता है किसका, एंगल का। तो यहाँ पर एक जब ये कॉइल हम घुमा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन, अपनी ही एक्सिस पर घूम रहा है ना। सर्कुलर में तो इस तरीके से घूमेगा, अब ये अपनी ही एक्सिस पर घूम रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तब हम अगर देखें तो हमारे पास एक जनरल सा फार्मूला है जो हमने क्लास 11th में पढ़ा, सॉरी 10th में पढ़ा, और 11th में भी पढ़ा है, और 9th में भी पढ़ा होगा, मे भी हो सकता ना भी पढ़ा हो। बट एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है, देखो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट ये लीनियर नहीं है ना, ये एंगुलर है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा, क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगल के साथ होगा, तो एंगल के साथ वो जो थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So in that case the value of theta will be theta is equal to ओमेगा टी। जो डिवाइड में टाइम था ना t, वो इनटू में चला जाएगा, तो इन दैट केस थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू का ओमेगा टी। तो इन इक्वेशन फर्स्ट वी कैन रिप्लेस थीटा बाय ओमेगा टी, हम थीटा को रिप्लेस कर देंगे। तो वहां पर जब इसे रिप्लेस कर ही सकते हैं तो कर दें, ये हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी, हमने रिप्लेस कर दिया। तो फाई बी की जो वैल्यू बन गई वो बन गई एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब चाहें तो हम इसे अगला इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 2। बट अब हम बात करें, हमने तो यहां पे क्या फाइंड किया, फ्लक्स, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी भी फाइंड नहीं हुआ है कि इसका एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर हुआ है तो कितना हुआ है, इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, अगर इसमें एक इंड्यूस करंट बनेगा तो कितना बनेगा, वो अभी फाइंड नहीं किया। तो अगर हम इसे देखें
तो अब इसे समझने के लिए कहाँ जाए, जाए तो जाए कहाँ? तो इसके लिए फिर एक आता है हमारे बाबा फेराडे। हमें बाबा फेराडे का एक लॉ याद आता है जो बोलता है कि जो ईएमएफ होगा, जो ईएमएफ होगा वो किसके इक्वल होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, जो माइनस में था, है ना। तो यहां पर हम यूज करेंगे फेराडेस का वो लॉ जो बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो वैल्यू होगी वो चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, है ना। यही फॉर्मूला है ना बाबा फेराडे का। तो E इज इक्वल टू माइनस मैंने लगा दिया, यहां पर माइनस लगाने के बाद यहां पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। किसकी पुट करूंगा वैल्यू? फाई बी की। फाई बी की वैल्यू ये रही। तो डी बाई डी टी इन ब्रैकेट एन बी ए कॉस ओमेगा टी। बट अगर देखें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ओके, तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टाइम वाले का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, द अदर कंपोनेंट्स विल बी कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में और टाइम का फंक्शन कौन सा है? कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी में टी आ रहा है, इट मींस ये टाइम का फंक्शन हुआ। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इन दैट केस एन बी ए जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। अब मुझे बता सकते हो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी? कितना होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस माइनस तो ऑटोमेटिकली प्लस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू हो गया एन बी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, माइनस था तो माइनस प्लस हो गया एन बी ए साइन ओमेगा टी। बट एक चीज ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है वो भी देखो। मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी वालों को भी समझना पड़ेगा। मैथमेटिक्स वालों को तो खैर कोई इश्यू होने वाला नहीं है इस चीज को लेकर के। यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो बेटा तो यहाँ पर टी की रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टी नहीं है, यहाँ पे ओमेगा टी है। इट मीन्स यहाँ पर दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। हाँ, अगर टी की रिस्पेक्ट में होता और यहाँ पे कोस ओमेगा टी की जगह कोस टी होता तो ये माइनस साइन टी हो जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे डी बाई डी टी कॉस डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी है, इंटीग्रेशन हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, कॉस टी होना था लेकिन कॉस ओमेगा टी है, और कॉस ओमेगा टी होने के कारण दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन किसका होगा? इस ओमेगा टी का। ठीक है, तो हम अगेन करेंगे डी बाई डी टी ओमेगा टी। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएशन हुआ ओमेगा टी। अब मुझे बताओ डी टी कैंसिल, बचेगा क्या? ओमेगा। जो ओमेगा बचा उसको बाहर लिख दो, यहाँ पे ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एन बी ए, ये ओमेगा बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहां पर बेटा इक्वेशन ऑलमोस्ट खत्म होने आ गई। यहां पर हमने क्या किया कि E इज इक्वल टू इस पूरे को रिप्लेस कर दिया किससे? ई नॉट से। ठीक है, ये हो गया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत काम आने वाली है इक्वेशन, ध्यान रखना बेटा। अगले चैप्टर जो है ना वो इसी उसमें ये जान है उस चैप्टर की। ये इक्वेशन चैप्टर 7 की जान है, और आपका अगर अगला चैप्टर समझना है तो ये समझना पड़ेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। ओके, तो यहाँ पे इस पूरे को रिप्लेस कर दिया हमने किससे? ई नॉट से। तो इक्वेशन बनी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। हमने एन बी ओमेगा को किससे रिप्लेस किया? ई नॉट से, और हमने बताया कि ई नॉट किसके इक्वल लिया हमने, किसके रिस्पेक्ट में लिया? तो एन बी ए ओमेगा की जगह पर लिया, उसको रिप्लेस किया है ई नॉट से। देन नाउ व्हाट इज द ई नॉट? ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो व्हाट इज द पीक वैल्यू? पीक वैल्यू इट मींस द मैक्सिमम वैल्यू। ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं पीक वैल्यू। तो व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो यहां तक तो हमने क्या बात की? इक्वेशन की। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी हमको देखना है कि जनरेटर एसी जनरेटर है या डीसी जनरेटर है। अगर आप साइन थीटा के बारे में जानते हो तो एक बार ध्यान रखना, साइन थीटा हमेशा कहाँ चलता है? -1 to 1 के बीच में मूव होता रहता है ना, एक वेव बनती है,
जो चलती 0 -1 टू +1, बीच में आपका होता है 0। अब इक्वेशन E इजिकल टू होता है कितना, E नॉट साइन ओमेगा, शिट, साइन ओमेगा टी। अब यहां पर ओमेगा टी इट मीन हम थीटा की बात कर रहे हैं, है ना। ओमेगा टी क्या है, तो ओमेगा टी को हम बोल रहे हैं थीटा, एंगल ही है वो तो। खैर यहाँ पे एक चीज मैं करना भूल गया हूँ, खैर मैं बता देता हूँ। ई की वैल्यू आपके पास निकली है ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट कितना होगा, तो ये होगा ई अपॉन आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, आई इजिकल टू वी अपॉन आर, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी आई इजिकल टू ई अपॉन आर, रिप्लेस होगा। अब यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, मतलब ये ई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू हुई करंट की। अब बात करते हैं कि जो करंट होगा वो होगा एक्चुअल में कैसा, करंट फाइंड करना है हमें, तो करंट कैसा होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस फर्स्ट वी आर टेकिंग ओमेगा टी इजिकल टू 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूं E इजिकल टू हो जाएगा 0, जो ईएमएफ होने वाला है, ईएमएफ की वेव बनाए तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ करंट इज 0, आफ्टर दैट we will take second point omega t as a pi by 2, है ना, pi by 2। मुझे बताइए pi by 2 it means 90, so when we take the value of omega t is pi by 2 it means the sin 90, what is the value of sin 90, ये पहली लाइन हो गई, ओके 1, it means कि is will be e naught, क्योंकि देखो ये क्या है, E इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1 1। मैंने पहले ही बताया कि साइन होता है वो -1 टू +1 के बीच में मूव करता रहता है, साइन 90 वैल्यू 1, इट मीन द मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, मतलब ये ई किसके इक्वल होगा, ई नॉट के। तो चलो मैक्सिमम तक पहुंचा दो, सपोज ये वैल्यू ई नॉट है ना, मैक्सिमम वैल्यू तक आ गए। देन थर्ड वी विल टेक ओमेगा टी इजिकल टू पाई बाई 2 के बाद कितना ले ले, पाई ले ले, तो पाई 180, ओके, ओमेगा टी इजिकल टू इट मींस पाई। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, मतलब 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वेरी गुड, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इट मींस पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई 0, भाई ले आओ 0 पे, ये आ गया आपका 0। अगला ले लेते हैं कितना, अगला ले लेते हैं हम, ये खत्म, फिर ले लेते हैं थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ओमेगा टी इजिकल टू कितना लिया है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इट मीन्स 270 डिग्री, 0 90 270 360, है ना। तो फोर्थ हमने क्या लिया है 3 पाई बाई 2, मुझे बताओ 3 पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है, कितनी होगी 270 की, वेरी गुड, साइन 270 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है -1, मतलब साइन 270 इजिकल टू -1, तो E इजिकल टू कितना होगा, E इजिकल टू होगा -E0, मतलब पीक वैल्यू तो होगी लेकिन नेगेटिव होगी, तो ये आप आ गए नेगेटिवली -1 तक, मैक्सिमम आपके पास जो वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम। उसके बाद हम चलेंगे किस पर, द लास्ट फिफ्थ पॉइंट, क्या है फिफ्थ पॉइंट, कि ओमेगा टी इजिकल टू कितना लोगे आप, तो ओमेगा टू इजिकल टू लोगे आप 360, और 360 इट मीन्स 2 पाई, तो जब 2 पाई होगा तो यहां पर E की वैल्यू कितनी होगी, अगेन 0, तो 360 और 0 की वैल्यू सेम होती है, मतलब 360 एंड 0 की वैल्यू सेम है, साइन 0 की वैल्यू 0 है तो साइन 360 की वैल्यू भी कितनी होगी 0, तो ऑटोमेटिकली E कितना होगा 0, ये हो गया। इट मीन्स कि ये जो जनरेटर होगा इससे जो करंट मिलने वाला है वो करंट कैसा होगा, वो वेरिएबल होगा, वो वेव के फॉर्म में होगा, मतलब इस जनरेटर से जो करंट बनने वाला है वो करंट एसी करंट होगा, समझ में आई बात।
ओके, ये कितना है, ये 0, ये है π/2, अगला था कितना 3π/2, ये होगा आपका कितना, ओके सॉरी, ये था आपका पाई, ये था आपका 3π/2 और ये था 2π। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने समझा कि जो जनरेटर होता है, जो डायनेमो होता है, इससे जो करंट हमें मिल रहा है वो डीसी के फॉर्म में नहीं होगा बल्कि एसी के, इधर एसी के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक के साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो चैप्टर था वो फिनिश कर दिया।